प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम लोगों ने वहां पर जाना था। इस वैद्युत फ्लक्स को समझाने के लिए फ्रेडरिक गाउस साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे कैलकुलेशन किए। तो उन कैलकुलेशनों के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लक्स के बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज्ड किया, एक रिलेशन को स्थापित किया। इस रिलेशन को ही गॉस का नियम कहा जाता है। तो यहां बात लिखा क्या गया है, फ्रेडरिक गाउस साहब ने वैद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे गॉस का नियम कहते हैं। वो संबंध क्या था, वह संबंध आखिरकार किस बात को बताता था? तो यहां पर लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी नियम को गॉस का नियम कहते हैं। जैसे ही हम इसको मैथमेटिकल व्यू में लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डीएस। बॉन्ड इंटीग्रल मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस, यहाँ पे बॉन्ड इंटीग्रल मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। जब लोग संपूर्ण पृष्ठ पढ़ते हैं, जिसे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सिंबल होता है बॉन्ड इंटीग्रल। संपूर्ण का सिंबल बॉन्ड इंटीग्रल और पृष्ठ का सिंबल ये। तो संपूर्ण पृष्ठ का सिंबल आपका ये हो जाएगा। यह किसके इक्वल होता है? क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहां पर और भी बातें बताई गई है कि इन सभी पॉइंट का क्या क्या मतलब होता है। फाई नेट क्या है? फाई नेट आपका है निर्गत वैद्युत फ्लक्स। कुल कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है? आपका फाई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बॉन्ड इंटीग्रल डीएस आपका संपूर्ण पृष्ठ है। क्यू नेट कुल आवेश है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर यहाँ पे निर्वात नहीं है, कोई अदर माध्यम है, तो उस माध्यम का हम लोग वैद्युतशीलता वहां पर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है निर्वात की वैद्युतशीलता की? इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर जो बॉन्ड इंटीग्रल है, बॉन्ड इंटीग्रल ये क्या होता है? सिंबल ऑफ बॉन्ड इंटीग्रल होता है। तो ये क्या हो गया? आपका गाउस का नियम हो गया। गाउस का नियम एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर गाउस के नियम को डेरिवेट कैसे किया गया है, कैसे हम लोगों ने गाउस के नियम को डेरिवेट किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा गाउस के नियम के उत्पत्ति के बारे में। गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है? गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक गोला मानते हैं कि कोई त्रिज्या का गोला है, इसके भीतर कुल आवेश क्या है? क्यू नेट है। हमने यहां पर माना ये आपका कोई स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। अगर इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो इसका टोटल सरफेस कितना हो जाएगा? यस। टोटल सरफेस कितना हो जाएगा? यस। सरफेस एरिया यस। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया यस है, हमने माना इसका एक छोटा सेक्शन ये, ध्यान दीजिएगा, इसके भीतर आवेश क्यू नेट है, इसका एक छोटा सेक्शन यहाँ पर डीएस है। अगर पूरा एरिया यस है तो छोटा एरिया कितना हो जाएगा? डीएस है। अगर यह एरिया आपका डीएस हो जाएगा तो थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये डीएस है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके पैरेलल होगा, ऐसे समथिंग ये इसके परपेंडिकुलर। आपको बताया गया है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है दिए गए क्षेत्रफल के तल के अवलंबन बाहर की होता है। और जो वेक्टर ई है, वेक्टर ई सेंटर से होगा, वो भी इसी साइड होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ई ऐसे होगा और वेक्टर डी ऐसे यहां से होगा।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर वेक्टर ई ये है, वेक्टर डी एस ये है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोला पूरा है, अंदर आवेश है, इससे बल रेखाएं निकलेगी। बल रेखाएं कितने निकलेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अल्प पृष्ठ ds से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाइव इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। समथिंग इतना ही आएगा। आप बताइए हमें v ds cos थीटा, वेक्टर ई और वेक्टर ds दोनों पैरेलल है क्या? दोनों क्या है आपके? पैरेलल है, यहां लिख सकते हैं ऐसे, देखिए बिकॉज ऑफ वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर ds देन थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है आपका डी फाइव इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। और कॉस 0 वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम होता है, ये हो जाएगा एडीएस। अगर छोटे से सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है तो इस पूरे सरफेस से कितना निकलेगा, इस कितना निकलेगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ये कितना हो जाएगा? तो देखिए बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाइव इक्वल टू बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्योंकि वेक्टर ई डी एस में सॉल्व कर लिया है। जब छोटे से पृष्ठ का होता है डी फाइव लेते हैं, जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होता है तब ऐसे कंडीशन में हम लोग इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर लिखा जा सकता है, जब एरिया 0 लिया था मैंने, यहां कुछ नहीं था, मतलब पूरा सरफेस एरिया लेना, यस। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहां हो जाएगा E इक्वल टू बॉन्ड इंटीग्रल ds। अगर ये आवेश यहाँ Q नेट है, यहाँ पर अगर Q नेट है, ये R रेडियस है, तो इस चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, फाई इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपान में R स्क्वायर। यहां पर बॉन्ड इंटीग्रल ds है। पृष्ठ कैसा है, गोला है। कैसा है पृष्ठ आपका, गोला। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है आप लोग जानते हैं, यहां पे लिखा जा सकता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, बॉन्ड इंटीग्रल यहां पर यस ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का रेडियस भी r है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। जो सरफेस लेंगे उस सरफेस का पृष्ठ लेते हैं, गोला है इसलिए गोला मैंने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर फाई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेट अपान में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां क्या बचेगा आपका, फाई इक्वल टू Q नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या है आपका, गाउस का नियम है। क्या है, गाउस का नियम है। यहां क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त संबंध ही गाउस का नियम कहलाता है। उपरोक्त संबंध ही गाउस का नियम कहलाता है। उपरोक्त संबंधी क्या कहलाता है, गाउस का नियम कहलाता है। और इसी चीज को हम लोग लाइन में भी लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर स्थित
नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि गॉस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि गॉस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सबसे पहला तथ्य तो यह है कि जो गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम तभी लागू होता है जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो। अगर आवेश बाहर है तब गॉस का नियम नहीं लागू होता है। पहला नियम क्या है? गॉस का नियम तभी एप्लीकेबल है जब कोई चार्ज किसी बाउंड सरफेस के इनर्ट में हो। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है और हमें उस आवेश पर गॉस का नियम अप्लाई करना है, तो इसके लिए उस आवेश के चारों ओर एक इमेजिनरी सरफेस की इमेजिन करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। जैसे गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, जैसे यहां पर चार्ज आपका यहां पर है, हमें इससे निकालना है, फ्लक्स निकालना है, इससे ये क्यूनेट चार्ज है, हमें इससे फ्लक्स की कल्पना करनी है। फ्लक्स की कल्पना करने के लिए हमें सरफेस मानना पड़ेगा। सरफेस क्या हो गया? सरफेस से मान लेते हैं। सरफेस देखिए यहां पर ये सेक्शन देखिए, ये सेक्शन, तो ये क्या हो गया? अब हमने एक सरफेस की कल्पना कर दिया। हमारा सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा है? स्फेरिकल है। अगर इसी जगह पर हम क्यूबिकल भी मान सकते हैं, हमारी इच्छा, क्योंकि हमने उसको इमेजिन किए हैं इसलिए डॉटेड रहेगा। कैसा रहेगा? ये डॉटेड, हमने इसको इमेजिन किया है, ये भी डॉटेड रहेगा। ऐसे ही देख लीजिए आप लोग, ये हमने इसके चारों ओर से सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में कल्पना कर लिया। यह सरफेस अब कैसा है? सिलेंड्रिकल सरफेस है। हम लोग इसके बारे में कल्पना किया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, सरफेस कैसा है? या गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि हमने इस आवेश के चारों ओर गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सरफेस के कल्पना किया है, इसलिए यह सरफेस कैसा है? गॉसियन सरफेस है। अब गॉस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठों पर लागू होता है जो कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, मतलब 1/r² के समानुपाती हो। इसको जो फॉलो करते हैं उसी के लिए गॉस का नियम एप्लीकेबल होता है। जैसे ये सेक्शन πr², इसमें भी है, इसमें भी πr² है, तो ये सबके सब गॉस से, ये सबके सब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, इसलिए इसे लोग गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, सममित होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। अगला पॉइंट क्या है? अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कोई आवेश अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर है, बंद पृष्ठ के भीतर है, उस पृष्ठ के कई इकाइयां हैं, हो सकता है उसके फलक बहुत सारे हैं, उसके कोर बहुत सारे हैं, उसके वर्टेक्स बहुत सारे हैं, तो किसी एक इकाई से, किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक कोर से, किसी एक फेस से कुल कितना फ्लक्स निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला में बताया है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर क्यू नेट आवेश हो तो उस बंद पृष्ठ की n इकाइयां तथा उस बंद पृष्ठ की n इकाइयां में या तो फलक, या तो कोर, या तो शीर्ष, तीनों में से कोई एक हो, तो उसकी प्रत्येक इकाई मतलब या तो कोर से, या तो फलक से, या तो शीर्ष से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स से कितना होगा? 5 यूनिट इक्वल टू क्यू नेट अपान में n एप्सिलॉन नॉट। यूनिट मतलब इकाई से इतना और कुल कितना? इतना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेकर हम लोग इस बात को समझते हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे यहां पर एक ट्यूब है,
ये आपका क्यूब है, यहां पर आपका क्यूब है, ठीक। इस क्यूब के भीतर क्यूनेट चार्ज, भीतर ध्यान दीजिएगा, मैंने फेस पर कोर पे बात नहीं किया, इसके भीतर कितना चार्ज है, क्यूनेट चार्ज है। इसके भीतर कितना चार्ज है आपका, क्यूनेट चार्ज है। अगर इसके भीतर का क्यूनेट चार्ज है तो इससे कुल कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर हम कुल फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फाइनेट क्यूनेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, फाइनेट। हमसे ये कहा गया कि भाई इसके प्रत्येक कोर से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, 5 फलक, फलक समझते हैं ना, फेस, 5 फेस, ठीक। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्यूनेट अपान में 6 से एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके एक फेस से कितना फ्लक्स जनरेट होगा, क्यूनेट अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब में कोर कितना होता, हमसे पूछ लिया गया इसके कोर से कितना फ्लक्स जनरेट होगा। एक कोर, अगर बात करें कोर के लिए, किसी भी घन में 12 कोर्स होती है, 12 भुजाएं होती हैं, 12 बीमाएं, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे और 4 4 8 9 10 11 एंड 12, तो 1 कोर से कितना निकलेगा, क्यूनेट अपान में 12 एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ साथ हमने पूछ लिया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितने वर्टेक्स है इसके, 8 वर्टेक्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स कितने हो गए, 8, तो वैल्यू इज दिस 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, कुल पूछा जाए, तो हम कुल का निकाल सकते हैं। अगर हमसे आधा पूछा जाए, हम आधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज इसके भीतर होना चाहिए, अगर इसके भीतर नहीं है तब क्या कंडीशन होगी, तब इसकी थोड़ा आप लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बात करते हैं, ये इसका एग्जांपल है, इसको लोग नोट कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा बात करते हैं, देखिए यदि आवेश घन के भीतर न स्थित होकर घन के फलक पर हो, कहां पर हो, घन के फलक पर हो, तब केस कैसे होगा, देखिए तब का केस आपको समझे कुछ ऐसा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब चार्ज आपका कहां है, यदि आवेश घन के भीतर स्थित ना हो करके घन के फलक पर हो, घन के कोर पर हो, घन के वर्टेक्स पर हो, तब इसका केस थोड़ा अलग अलग जाएगा। ये कैसे, थोड़ा आप लोग बात समझिए। जैसे अगर ये फलक है, ये तो बंद पृष्ठ पे है नहीं, क्योंकि तो फलक है, अंदर बंद है, लेकिन इस साइड क्या ओपन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस बंद सरफेस की कल्पना करेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा आप लोग, हमने सरफेस की कल्पना किया जो कि इसी के जैसा हो और इसी के कैसा हो, सिमेट्रिक में हो, इसी के जैसा हो और इसी क्या हो, सिमेट्रिक हो, समथिंग ऐसा। देखिए
हमने ऐसा क्या किया, इमेजिन किया। मतलब ये कि आधा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले फेस से, ठीक है, जो ये वाला फेस है, एक फेस तो आधा ले लेगा क्योंकि भाई ये आधा आप स्थित है, तो एक फेस से आधा फ्लक्स जाएगा, बाकी 5 के फेस से, बाकी जो 5 के फेस हैं उससे फ्लक्स अलग अलग जनरेट होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं कि जिस फलक पर आवेश स्थित है उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स आपका हो जाएगा यहां पर फाई इक्वल टू क्यू नेट हाफ एप्सिलॉन नॉट। किस वाले से, जिस पर आवेश स्थित है उससे कितना हो जाएगा, क्यू नेट अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ध्यान दीजिएगा। शेष अब कितने फलक बचे हमारे पास, 5 फलक। शेष 5 फलकों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अगर आधा इससे निकल गए तो शेष वाले कितने जाएंगे, इससे भी आपका कितना निकलेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, क्यू नेट अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। जिस पर आवेश स्थित है उससे क्यू नेट अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी जो 5 फलक बच रहे हैं उससे क्यू नेट अपान आधा इससे, आधा बाकी के 5 फलकों से। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सो दैट प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5s कितना आएगा, देखिए पांचों से मिलकर इतना निकल रहा है, तो एक से कितना निकलेगा, 1 अपान में 5 क्यू नेट अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिखा जा सकता है 5s इक्वल टू क्यू नेट अपान में 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो ये प्रत्येक फलक की बात कर रहे हैं हम, इस फलक में ये वाला फलक शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान में लिख दिया शेष प्रत्येक फलक। ठीक है, इस वाले फलक को छोड़कर बाकी जो फलक बचे हैं उससे क्यू नेट अपान में 10 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जनरेट होगा। और जिस पर ये चार्ज है उस पर, उससे कितना निकलेगा, उससे आपका निकलेगा क्यू नेट अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ साथ और भी बातें हैं। देखिए अगली बात क्या है, अगली बात के लिए समझते हैं हम थोड़ा। आप लोग सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझते जाइए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ की आकृति चाहे जैसे हो, क्षेत्रफल पर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्यू नेट पर ही निर्भर करता है। जैसे क्यू नेट चार्ज मेरे यहां पर है, इसके चारों गोलीय आकृति है,
ये क्यूनेट है, इसके चारों ओर ये बेलन है, कैसा है, बेलन है, यहां पर भी क्यूनेट है, दोनों के भीतर क्यूनेट आवेश है, लेकिन दोनों की आकृति क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आकृति अलग अलग है लेकिन चार्ज तो सेम है, आकृति पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ चार्ज पर निर्भर करता है, इसलिए जितना आवेश इससे निकलेगा उतना ही आवेश इससे भी जनरेट होगा। साथ ही साथ यह आकार पर भी निर्भर नहीं करता, मतलब ये कि क्यूनेट यहां पर है, अगर इसका साइज हम बड़ा कर दें, हमने साइज बड़ा कर दिया, इसका त्रिज्या 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। साइज जब बड़ा कर देंगे, क्योंकि साइज पर, आकार पर यह डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जितना फ्लक्स इससे निकलेगा उतना ही फ्लक्स इससे भी निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, आईआईटी में, नीट में, क्लास 12, सीबीएसई, आईसीएसई, हर एक बोर्ड में इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आना फिक्स है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखा है तो एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन 100% आना तय है। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और भी बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें और उनसे हमारा वीडियो लेक्चर लगातार देखने के लिए कहें। अगर वीडियो आप लोग लगातार देखते हैं तो फिजिक्स में कंफ्यूजन नाम की कोई भी चीज नहीं बचेगी। ओके, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ओके, थैंक यू।